तो हर चीज को समझने की जो हमारी ये तलाश है ना, ये हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। मतलब रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी से लेकर सीधा समय की शुरुआत तक ये एक सफर है फिजिक्स का, भौतिकी का। और ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। नहीं, ये भी बताता है कि इस सब में हमारी जगह क्या है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है और हमारी जिंदगी से इतना गहरा जुड़ा है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जरा इस लिस्ट को देखिए। लेजर, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, एमआरआई स्कैन, ये सब क्या हैं? ये हमारी आज की दुनिया की बुनियाद हैं। और इन सब की जड़ें कहाँ हैं? फिजिक्स की खोजों में। जी हां, ये सब कुछ भौतिकी की ही तो देन है। तो हमारी समझ में जो पहली सबसे बड़ी छलांग आई, वो तब आई जब आइजैक न्यूटन ने पहले फंडामेंटल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के राज को दुनिया के सामने खोला। देखिए, न्यूटन ने हमारी सोच में एक क्रांति ला दी थी। उनसे पहले क्या था? अरस्तु जैसे दार्शनिकों के विचार कि चीजें थक जाती हैं इसलिए रुक जाती हैं, या जमीन से मिलना चाहती हैं इसलिए नीचे गिरती हैं। लेकिन न्यूटन ने इन बातों की जगह ठोस भौतिक नियम दिए, ऐसे नियम जिन्हें परखा जा सकता था, टेस्ट किया जा सकता था। तो ये थक जाने और इच्छा रखने वाली बातें खत्म हुई और मैथ्स का, गणित का दौर शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत हुई हैली के धूमकेतु की कहानी से। सोचिए, आसमान में एक रहस्यमयी धूमकेतु और उसी एक खगोलीय पहेली ने विज्ञान की सबसे जरूरी किताबों में से एक प्रिंसिपिया को जन्म दिया। दरअसल एडमंड हैली के बस एक सवाल ने न्यूटन को मजबूर कर दिया कि वो अपने सारे विचार पूरी दुनिया के सामने रखें। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ग्रेविटी को समझने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हमें प्लैनेट्स के घूमने का राज पता चल गया। नहीं, इससे कहीं ज्यादा था। इसने असल में इंसानियत को वो शक्ति दी जिससे पूरी आधुनिक दुनिया बनी। इंजन, मशीनें, आसमान छूती इमारतें, सब कुछ। चलिए अब न्यूटन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे फंडामेंटल फोर्स की, क्योंकि बिजली और चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को समझने की हमारी काबिलियत ने एक बार फिर पूरी सभ्यता का नक्शा ही बदल दिया। अब इसका जो मूल सिद्धांत है वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक घूमता हुआ चुंबक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है? फिर एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हो क्या रहा है? ये दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं लगातार, और इसी वजह से एक लहर की तरह, एक वेव की तरह आगे बढ़ते हैं। और ये खोज अपने आप में कमाल थी। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से ये हिसाब लगाया कि ये जो वेव है, ये तरंग, इसकी रफ्तार क्या होगी। और जब जवाब आया तो वो हैरान रह गए। इसकी रफ्तार लाइट की स्पीड के बराबर थी। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि बिजली और चुंबकत्व जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो कुछ और नहीं बल्कि लाइट यानी प्रकाश ही होते हैं। ये जो टी शर्ट पर लिखा है ना, ये असल में एक मजाक है, लेकिन बड़ा गहरा मजाक है। ये मैक्सवेल के इक्वेशंस की ताकत और उनकी खूबसूरती को दिखाता है। मतलब सोचिए, इतने जटिल कॉन्सेप्ट को कुछ सिंपल से दिखने वाले समीकरणों में बांध दिया। और यही तो इंसान की सबसे बड़ी खोज रही है, पूरी की पूरी सच्चाई को, पूरी रियलिटी को एक अकेले खूबसूरत से समीकरण में समेट लेने की कोशिश। ठीक है, तो अब हम एक बहुत बड़ी दुनिया से निकलकर एक बहुत ही छोटी दुनिया में जा रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, परमाणु के नाभिक में। यहां दो और फोर्स काम करते हैं, कमजोर और मजबूत न्यूक्लियर फोर्स। और जैसा कि आइंस्टाइन ने हमें बताया, इनमें इतनी शक्ति छिपी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सब ने ये इक्वेशन देखी है, E = mc²। पर ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये उस सदियों पुराने सवाल का जवाब है कि आखिर सूरज और तारे अरबों सालों से कैसे चमक रहे हैं, उन्हें ये एनर्जी मिलती कहां से है। ये इक्वेशन हमें सीधा हमारे वजूद के सोर्स से जुड़ती है। ये बताती है कि कैसे मैटर यानी पदार्थ एनर्जी में बदलकर इस पूरे ब्रह्मांड को और हमें जिंदगी देता है। अब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ये मजाक सुनिए। ये उस दौर की कहानी कहता है जब फिजिसिस्ट ने एटम को तोड़ना शुरू किया। और पता है क्या हुआ? एक तरह से अफरा तफरी मच गई। हर बार जब वो एटम को तोड़ते, उन्हें कोई ना कोई नया पार्टिकल मिल जाता। इतने सारे नए कण मिले कि कंफ्यूजन हो गया। वैज्ञानिकों ने इसे मजाक में पार्टिकल जू यानी कणों का चिड़ियाघर कहना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होती है मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी खोज, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश।
मतलब एक ऐसा अकेला सिद्धांत, एक ऐसा समीकरण जो इन चारों फोर्सेस को, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दोनों न्यूक्लियर फोर्सेस को एक ही धागे में पिरो दे। ये एक ऐसे अंतिम जवाब की तलाश है जो सब कुछ, लिटरली सब कुछ समझा सके। तो हमारे पास आज जो सबसे अच्छी थ्योरी है वो है स्टैंडर्ड मॉडल। ये पार्टिकल ज़ू को एक तरतीब तो देती है, मतलब काम तो करती है, पर ये बहुत कह सकते हैं उलझी हुई है। कुछ लोग तो इसे विज्ञान की सबसे बदसूरत थ्योरी भी कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है स्ट्रिंग थ्योरी। ये एक बेहद खूबसूरत आइडिया है। ये कहती है कि जितने भी कण हैं वो असल में एक ही छोटी सी चीज़, एक स्ट्रिंग की अलग अलग धुनें हैं, जैसे संगीत के अलग अलग सुर। मतलब पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक सिम्फनी है। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ ऐसे नतीजों की जो शायद हमारे दिमाग को चकरा दें। ये थ्योरी हमें बिग बैंग से भी पहले ले जाती है और सभी जिंदगी के आखिरी अंजाम तक। और सबसे जरूरी सवाल कि ये सब हमारी कहानी के लिए, हमारे लिए क्या मायने रखता है। अगर ये थ्योरी सही है तो इसके गणित से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं, जैसे कि ये हमें बिग बैंग से भी पहले के वक्त में ले जाती है। ये इशारा करती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि बहुत सारे यूनिवर्स के एक मल्टीवर्स में बस एक बुलबुला है। हो सकता है बिग बैंग असल में दो यूनिवर्स की टक्कर से हुआ हो। और तो और वर्म होल्स यानी स्पेस और टाइम में शॉर्टकट, वो भी थ्योरी के हिसाब से मुमकिन है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 0.03%। बस इतना सा। ये नंबर एक बहुत बड़े चौंकाने वाले राज की तैयारी है। ये हमें बताने वाला है कि ये जो रियलिटी है, ये जो हकीकत है, वो असल में बनी किस चीज से है। तो ये है हमारे ब्रह्मांड की असली तस्वीर। हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, हर तारा, हर ग्रह, हर इंसान, वो सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 4% हिस्सा हैं। और उसमें भी जो हम हैं, यानी कार्बन जैसे भारी तत्व, वो तो सिर्फ 0.03% हैं। सोचिए जरा, ब्रह्मांड का बाकी 95% हिस्सा वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है। ऐसे चीजें जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि धरती पर फिजिक्स की हर किताब गलत है। मतलब वो अधूरी है, क्योंकि यूनिवर्स मुख्य रूप से एटम से बना ही नहीं है। वो बना है एक अनजान, अनदेखे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। पिछले सिर्फ कुछ सालों में यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ पलट गई है। हम जो भी जानते थे वो तो बस शुरुआत थी। प्रोफेसर मिचियो काकू का ये जो कहना है, ये सुनने में बड़ा डरावना लगता है। वो बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के अंतिम अंजाम की, जिसे बिग फ्रीज कहते हैं। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब सारे तारे जलकर बुझ जाएंगे, ब्रह्मांड इतना ठंडा और खाली हो जाएगा कि जिंदगी का खत्म होना तय है। और यहीं आकर हम एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। अगर हर चीज का अंत होना तय है, तो क्या मानवता को इस ब्रह्मांड को ही छोड़ना पड़ेगा? क्या वही फिजिक्स जो हमारे खात्मे की भविष्यवाणी करती है, वही हमें बचने का रास्ता भी दिखा सकती है? शायद किसी वर्म होल के जरिए